अकीदत से लिए जाता हूँ। हर कदम पर तुझे सजदे भी किए जाता हूँ। नाम भी तेरा, तेरे औसाफ में एक वस्फ खता पोशी है। तेरे औसाफ में एक वस्फ खता पोशी है। इस भरोसे पे खताएं भी किए जाता हूँ। नाम भी तेरा, जिंदगी नाम है अल्लाह पे मर मिटने का। जिंदगी नाम है अल्लाह पे मर मिटने का। ये सबक सारे ज़माने को दिए जाता हूँ। नाम भी तेरा, सब्र करना है तेरी ज़ात करीमी को अज़ीज़। सब्र करना है तेरी ज़ात करीमी को अज़ीज़। बस यही सोच के आंसू भी पिए जाता हूँ। नाम भी तेरा अक़ीदत से लिए जाता हूँ। नाम भी तेरा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मतुल मुबारक मुस्लिम उम्मा में मुबारक दिन माना जाता है और इसको हम मानते हैं कि तमाम फ़ैसले, तमाम हकीकतें, तमाम चीज़ें जुम्मे के दिन ही बर्पा हुई या रूबरू हुए हम मुसलमान या मुस्लिम उम्मा उस चीज़ के। इसी के साथ प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। कल तबीयत की नासाज़गी की वजह से मैं प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं कर सका, क्योंकि ऑल्दो पूरा दिन, पूरी रात हॉस्पिटल में गुजर गई, तो उसके लिए माज़रत ख्वाह भी हूँ। और हम जो प्रॉब्लम्स अल्लाह की तरफ से आती है उसमें कोई चीज़ हम अपने एंड से नहीं कर सकते। तो जो गेस्ट भी लाइन अप थे उनसे भी माज़रत है जी कि आप आए भी और मैं मौजूद नहीं था। तो बस ये तो अल्लाह ताला के काम है कि अल्लाह तबारक व तआला किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलता है, क्या चीज़ों को देखता है। वो कहते हैं कि रब की रब ही जाने, इंसान तो इन चीज़ों को सोचने से कासिर है। और इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सैयद औरंगज़ेब रिज़वी भाई का कि जिन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज़ में बज़्म का आगाज़ किया और बहुत ही मीठे लहजे में ये हम्द हो या नबी करीम आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात हो या मनकबत हो, जो भी वो पढ़ते हैं बहुत मोहब्बत से पढ़ते हैं और अल्लाह ताला उनका पढ़ना और हमारा सुनना कबूल फरमाए, आमीन। इसी के साथ हमें ज्वाइन इन किया है आलम शेर एहवान साहब ने, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और हमें डॉक्टर तारिक ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे तनख्वाहों के ऊपर कि पेट्रोल बढ़ता चला जा रहा है, ज़रूरियाती ज़िंदगी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन तनख्वाह वहीं की वहीं स्टॉप है। अगर तनख्वाह बढ़ाने की बात करें तो कहते हैं आप काम छोड़ कर जा सकते हैं, हमारे पास 5 से 8 वर्कर्स और मौजूद हैं। तो अगर ये जाएगा तो इसका घर कैसे चलेगा। अगर मेरे लिए पेट्रोल महंगा किया गया है, मुझे महंगाई लगती है, जो कि हाइक एकदम मतलब 438 के 440 रुपये कुछ ऐसा पेट्रोल हो गया, 452 रुपये हो चुका है जी। थैंक यू ज़ुबैर भाई। और इसी के साथ 452 रुपये अगर पेट्रोल मैं डलवाता हूँ गाड़ी में, तो क्या मेरी ज़िंदगी की गाड़ी चलेगी? मैं बच्चों को खिला सकूंगा, मैं घर का किराया दे सकूंगा, मैं बिजली के बिल दे सकूंगा, गैस मौजूद नहीं है मैं गैस खरीद सकूंगा, जो कि 472 रुपये पर केजी हो चुकी है। तो आप मुझे ये बताएं कि गरीब आदमी मर जाए या फिर इस आस में घर में दरवाजे को बंद करके बैठ जाए कि कब अल्लाह का फरिश्ता आएगा, उसकी रूह कब्ज़ करेगा
और वो दुनिया से चला जाएगा। मैं वन बाय वन सबसे ओपिनियन लेना चाहूँगा, क्या कहेंगे आलम भाई आप सबसे पहले? शान भाई, सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आपको सेहत दे। हमें ये सुनकर जो है अफसोस हुआ, लेकिन रब्बुल इज़्ज़त जो है उनके ख़जानों में वो कमी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत जल्द जो है इन तमाम आजमाइशों से जो है निकालेंगे। जो आपका सवाल है, असल में चीज़ ये है कि आप देखें, मैं एक चीज़ इसमें और भी ऐड करना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि पीछे जो है हमें जो है एक आजमाइश में डाला गया। हमारा तालीमी स्ट्रक्चर जो है पहले ही इतना कमज़ोर है पाकिस्तान के अंदर, फिर बच्चों के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को जो है इस पेट्रोल की वजह से जो है बंद कर दिया जाएगा कि इसकी कमी हो जाएगी और हम इसकी बचत कर रहे हैं, और ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू करा दी गई। ठीक है, लेकिन बहैसियत शहरी अगर हम ये बात करें तो कहीं भी हमारी मार्केट्स में या दीगर हमारी जगहों पर जो है वो ना ट्रैफिक की रवानगी में कमी आई, ना ही पेट्रोल की सेलिंग जो है उससे थोड़ी सी बचत हुई। तो एज ए आवाम हमने ये मैसेज दिया कि आप जो है जितनी भी इसके ऊपर पेट्रोल, उस पर भी महंगा हुआ है, पेट्रोल 100 रुपये जो उस टाइम भी महंगा हो गया था, लेकिन हमने ये मैसेज दिया गवर्नमेंट को कि आप जितनी भी अगर महंगाई करते हैं तो हमारे अंदर सख्त है, हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरा इसका पहलू ये है कि अब जो बिल्कुल इंतहा हो गई ना, आप देखें कि करीब जो है 500 रुपये के जाके लीटर जो है वो पेट्रोल पहुंच गए। तो अब जो है आप देखें कि हम किस तरीके से इसको सरवाइव करेंगे। और जहाँ तक आपने तनख्वाहों की बात की है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उस जो तनख्वाहदार तबका है उनकी तनख्वाहों में ज़रूर जो है वो इजाफा करे, लेकिन उसके साथ साथ जो गैर ज़रूरी पेट्रोल जो है उसकी खपत है, जो गवर्नमेंट के इदारों में खामखा जो है गाड़ियों के इतने बड़े जो है काफ़िले चलाए जाते हैं, या गाड़ी गवर्नमेंट अब एक जो है ऑफिसर को 600 लीटर जो है वो पेट्रोल मंथली मिलता है, उनको कार्ड मिलता है ना एक गाड़ी के लिए। तो अब आप अंदाजा करें कि एक नहीं सर, उसमें भी कटौती मतलब 550 लीटर मिल रहा है। अब 600 से उन्होंने कम किया। देखिए अब 500 600 से कम किया होगा ना, मतलब बहुत 400 कर ले, 300 कर ले। मैं बता रहा हूँ, उन्होंने खुद बताया कि हमने 500 रुपए असल में बताने में तो बहुत कुछ हुआ था कि हम लोग सादगी की तरफ जा रहे हैं, हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि प्रोटोकॉल जो है वो वैसे ही उनकी गाड़ियों में जो है इजाफा हुआ है। कमी तो किसी भी नहीं हो। बहरहाल जिसमें भी हो, हम जो है सर हम हल की तरफ जा रहे हैं ना, हम ऐसे तनकीद नहीं कर रहे, हम एक हल की तरफ जा रहे हैं। हम भी एज ए सिटीजन जो है इसको हम पे आ रहा है ना, सारी चीज़ें आ रही हैं। अभी देखें हमारे स्कूल्स वैन्स जो हैं उन्होंने पेरेंट्स को पैगाम भेजना शुरू कर दिया कि हम किराए बढ़ा रहे हैं। ठीक है, टीचर्स ने स्कूल मैनेजमेंट को अपना पैगाम दे दिया कि अब हमारा किराया ज़्यादा लगेगा, आप हमारी सैलरी बढ़ाएं। ठीक है, और लाजमी बात है अब स्कूल मैनेजमेंट जो है वो मैसेज चला देगी पेरेंट्स के लिए कि भाई हम फीस इतनी बढ़ा रहे हैं चूँकि हमारे टीचर्स और ये हमारे अखराजात बढ़ गए। देखिए, तो आनी बात घूम फिर कर फिर भी आवाम के ऊपर है। तो हमें इसके हल के लिए जो सोचना है, तो इसका हल यही है कि हम अपनी गैर ज़रूरी एज ए कौम, एज ए गवर्नमेंट, ठीक है, और एज ए सिविल सोसाइटी जो है हम अपने जो है खपत जो है उसके ऊपर काबू डालें। और जब हम इसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल जो है वो कम कर देंगे तो इंशाल्लाह हम इस आज़माइश में निकलेंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे आता हूँ, मैट्रिक बोर्ड की भी काफ़ी सवाल आता है जी। डॉक्टर तारिक, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि हमारे मुल्क में गुर्बत में मैं कहता हूँ इजाफा हो चुका है 80%। अब जो गाड़ी चला रहा है वो भी गरीबों में शुमार हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब पेट्रोल की जो कीमत है आम आदमी की पहुंच से पेट्रोल बाहर हो चुका है। 458 रुपये 50 पैसे नॉर्मल वो है, और डीजल जो है वो 520 रुपये कर दिया गया। बाइक जो है लग्जरी में आ जाएगी, ठीक है ना। बाइक जो है गाड़ी चलाने वाला बाइक पे आएगा और बाइक चलाने वाला लग्जरी ज़िंदगी गुजारेगा। क्योंकि पेट्रोल की देखें, एक अगर बाइक का कराची के लिहाज से आप देखें बाइक पे आना जाना उसका होता है, तो डेली के 2 लीटर तो कहीं नहीं चलेगा, तो 1000 रुपये तो पेट्रोल का एक साइड पे करेगा तो वो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चला पाएगा। तो ये सारी चीज़ें ये अब जैसे आपने कहा ना गैर ज़रूरी, अब एक बंदा अपनी नौकरी पर आना जाना है, उसके लिए गैर ज़रूरी अखराजात में गाड़ी में आना जाना शुमार नहीं होता, उसके लाजमी अखराजात में शुमार होता है। तो लाजमी अखराजात
में कटौती इंसान नहीं कर सकता, गैर ज़रूरी में तो कर सकता है, लेकिन जो लाजिमी अखराजात है उसमें कटौती उसके लिए मुश्किल है। ट्रांसपोर्टेशन के अगर वो बस से भी जाएगा तो उसका किराया डबल हो जाएगा। आज ही मैं देख रहा था कि ट्रांसपोर्टर ने 60% किराया बढ़ाने के लिए बोल दिया है। जब 60% किराया ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ जाएगा, उसके बोझ उस बंदे पे करेगा जो घर का मतलब सरबराह है, जो उसने पूरा घर चलाना है। इसके साथ ही अभी मैं ख्याल दूध बढ़ा, जाहिर सी बात है दूध में कीमत में इजाफा हो जाएगा, तो आम आदमी के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफे से इजाफा हो रहा है। और गाड़ी चलाने वाला गाड़ी खड़ी करके बाइक की तरफ आएगा और बाइक चलाने वाला पैदल की तरफ आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही चीज़ है। अच्छा जी, हम बात करेंगे, मुझे ये बताइएगा आलम भाई कि अब मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात सर पे हैं, एडमिट कार्ड्स का कुछ पता नहीं है। मेरे भी भांजे का, मैं क्योंकि मुझे बाजी बार बार बोलती है, मैंने इनको बोला है बाजी मैं आपको क्लिप भी भेजूंगा कि क्या रद्द अमल है एडमिट कार्ड्स का, क्या सूरत हाल है पेपर्स की। हर चीज़ को ऑनलाइन तो नहीं कर सकते, या तो पेपर भी फिर ऑनलाइन लेंगे घर पे बैठे और पीछे अम्मी डंडा लेके खड़े हैं कि बच्चा चीटिंग नहीं कर रहा, किस तरह होगा पेपर, कुछ बताएंगे? देखिए, आपके एक सवाल में ना बहुत सारे सवाल आ गए, ऐसे एक एक लफ्ज में आपने एक एक सवाल जो है वो पूछ लिया मुझसे ना। असल में सबसे पहली बात यह है कि पेपर जो है इंशाल्लाह 7 तारीख से जो डेट है 7 अप्रैल से, इंशाल्लाह कोशिश है बोर्ड की कि जिस तरीके से ये बारिशें वगैरह आ गई, ये ऐसा कोई बीच में ना आ गए मामलात, तो इंशाल्लाह 7 तारीख से जो है प्रॉपर जो है आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात आपने की एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड जो है अभी आपके सामने ही जो है बोर्ड के कंट्रोलर से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि सुबह 5 बजे हमने 12 टाउन्स, कराची के जो 12 टाउन्स हैं उनके एडमिट कार्ड हमने ऑनलाइन कर दिए। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह अभी 1-2 घंटों में स्टूडेंट्स के हाथ में पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन है, स्कूल वालों ने प्रिंट निकालने हैं और बच्चों को उनके हवाले करना। अच्छा, मतलब वो डिस्पैच वाला सीन नहीं है? नहीं, वो कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही इस दफ़ा जो है हमने भी देखा, आप पूरा रमज़ान में भी यहाँ आपके पास बहुत सारे गेस्ट आ रहे थे, हम लोग ये भी देख रहे हैं टीवी चैनल्स पे, अखबारात में बहुत सारी जो है ख़बरें जो है वो लग रही हैं, चल रही हैं, बोर्ड के पॉजिटिव में भी चल रही हैं, ख़िलाफ़ भी चल रही हैं। ठीक है, लेकिन असल में देखना हम सबको ये है कि पाकिस्तान का अगर कहा जाए तो कराची मैट्रिक बोर्ड जो है सबसे बड़ा बोर्ड है जो सबसे ज़्यादा बच्चों का इम्तिहान लेता है। अब इस वक्त आपके 4 लाख बच्चों का एग्ज़ाम होने जा रहा है 7 तारीख से। ठीक है, तो 4 लाख बच्चों के लिए फिर सेंटर बनाना, फिर उनके पेपर्स का, फिर उनके लिए इन्विजिलेटर्स का इंतज़ाम करना, सारी चीज़ें, तो इसके लिए टाइम दरकार होता है। और फिर अगर आप उसको शफाफियत की तरफ लेके जा रहे हैं तो मज़ीद आपको टाइम चाहिए होता है। अब हमारे जो चेयरमैन साहब हैं गुलाम हुसैन साहब साहब, ये पिछले एग्ज़ाम जब हमारा शुरू हो रहा था, बल्कि डेट शीट अनाउंस हो गई थी, 3-4 दिन रह गए थे पेपर शुरू होने में, तो इन्होंने चार्ज संभाला था। उस टाइम से लेकर आज तक आप देखें, अब हमारा जो है, पहले तो हम लोग फॉर्म कुछ मैनुअल फॉर्म भी जमा कराते थे, इस दफ़ा कोई भी जो फॉर्म जो है वो मैनुअल जमा नहीं हुआ। तमाम फॉर्म मैट्रिक 9th के एनरोलमेंट हो गए, मैट्रिक के जो है फॉर्म जो है वो हो गया, एग्जामिनेशन हो गए, वो तमाम ऑनलाइन जमा हुए हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि उनके वोचर्स, फी वोचर जो है वो भी ऑनलाइन कर दिए गए। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव। फिर उसके बाद जो है इस दफ़ा जो आपके पास पेपर आएगा, जो 50 साल की तारीख में हमारा बोर्ड जो है अपने पेपर्स में जो है तब्दीली नहीं ला सका था, और आप और हम बैठ के बात करते थे कि हमारे आबाओ अजदाद ने ही यही सिलेबस पढ़ा, यही सिलेबस दिया, हमने भी ऐसे पेपर किए, वही कायदे आज़म के 14 नकात आ रहे हैं, आज हम भी वो कायदे आज़म के 14 नकात लिख रहे हैं। ऐसी ही बातें थी। लेकिन इंशाल्लाह जो हमारे अभी देखें, मैं एक एसोसिएशन का तर्जुमान हूँ, सेक्रेटरी जनरल हूँ, और आपको पता है कि एसोसिएशन हमेशा जो है एक तनकीदी और जो है क्या उसको कहते हैं ओपोजिशन का किरदार जो है वो अदा करती है। लेकिन हमें ये देखना है कि अगर हमारे बोर्ड में कोई अच्छा बंदा आ गया है और उसको एक अच्छे काम कर रहा है, तो फिर हमने माफिया के साथ या उन लोगों के साथ जिनको उन चेयरमैन साहब ने या कंट्रोलर साहब ने जो है लिफ्ट नहीं कराई है, या उनके गैर ज़रूरी जो है प्रेशर में आके काम नहीं किए, और वो टेलीविज़न के ऊपर या अखबारात में जो है वो ख़बरें शाया करवा रहे हैं, प्रोपेगेंडा बोर्ड का कर रहे हैं, तो हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि ये वाहिद पहले चेयरमैन एक डॉक्टर सईद साहब आए थे, उनके अंदर ये खूबी थी। उसके बाद जो है ये हमारे जो है गुलाम हुसैन साहब जो है हमारे चेयरमैन साहब आए, इन्होंने पहले दिन से तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया, उनकी राय भी ली, और उसके मुताबिक जो है जो समझा ज़रूरी
ये नहीं कि एसोसिएशन ने जो कह दिया या स्कूल वाले ने कह दिया उन्होंने उसके ऊपर अमल कर लिया, जो उन्होंने समझा कि ये बेहतर। अब देखें फेडरल बोर्ड से उन लोगों ने लोग मंगाए, यहाँ पर उनसे अच्छी अच्छी एडवाइस ली, और इस वक्त आप अभी चले जाएं मैट्रिक बोर्ड में तो आपको वहाँ चंद लोग ही मिलेंगे। नहीं तो ये एग्ज़ाम वाले डेज होते थे तो हमने इस बोर्ड ऑफिस के दरवाजे भी टूटते हुए देखे थे, ग्रिल्स भी टूटती हुई देखी थी, और शीशे भी टूटते हुए देखे थे कि बच्चों को एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अभी जो है, अब 5 बजे बोर्ड ऑफिस ने जो है ऑनलाइन किए एडमिट कार्ड, और अभी 10, 11, 12 बजे जो है बच्चों के हाथों में चले जाएंगे, और उसके बाद जो है आपके जो भी सेंटर बनाए गए, देखें बच्चों को ये है ना कि दूसरा सवाल कि सेंटरों का नहीं पता उन्होंने कहाँ देना है, अभी 3 दिन पड़े हैं, 4 दिन पड़े हैं पेपर होने में। तो अब जो इस दफ़ा बोर्ड ने जो है एग्जामिनेशन सेंटर बनाए वो 5 किलोमीटर के एरिया में बनाए, यानी अगर यहाँ पर उनका अपना जो है होम स्कूल है तो 5 किलोमीटर के सराउंडिंग में जो है उनका एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है। तो उनको ज्यादा नहीं पता चलेगा, वो जैसे ही उनका नाम आएगा एडमिट कार्ड के उनको पता होगा फलां सामने स्कूल है, वो मेरा सेंटर है। बिल्कुल ऐसे ही, और आपको जांच पड़ताल रखनी है। ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं अलीला अंसारी मेरी बहन जो है वो ज्वाइन करेंगी एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान असर। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुए नबी से आ ना सके हम, राहत ही कुछ ऐसी थी, याद रही ना जन्नत हमको, जन्नत ही कुछ ऐसी थी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में सरकार की नातें पढ़ते रहे हर एक लम्हा, दुनिया में सरकार के नाते सुनते रहे हर एक लम्हा। कब्र में भी थी नात लबों पर, आदत ही कुछ ऐसी थी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्र में आशिक जब पहुँचे तो हंस के नकीरों ने देखा। कब्र में आशिक जब पहुँचे तो हंस के नकीरों ने देखा। क्यों ना फरिश्ते प्यार से मिलते, निस्बत ही कुछ ऐसी थी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन इन किया है मेरी बहन ने। इनके तारुफ से पहले मैं ये बताता चलूँ कि उस पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं कि जिनके बानी, जिन्होंने विजन दिया कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनना है, पाकिस्तान को वो क़ुव्वत हासिल करनी है कि वो मुस्लिम उम्मा में जब खड़ा हो तो सर फ़ख्र से बुलंद कर कर कहे कि मैं एक मुसलमान हूँ और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का बासी हूँ। ना सिर्फ पाकिस्तान का बासी हूँ बल्कि हक़ रखता हूँ कि अपने ख़िलाफ़ होने वाले हर जुल्म पर मैं बात कर सकूँ। वो थे जिन्होंने विजन दिया कि हमें पैसा मत दो, हमारी मेन पावर बाहर लेकर जाओ, यानी हमारे लोगों को मजदूरी जो है वो करने का मौका दो ताकि ज़र मुबादला पाकिस्तान आए। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की कल बरसी है, लेकिन आज हम इस पर बात करेंगे क्योंकि कल सैटरडे और संडे प्रोग्राम नहीं होता। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रूह रवा अलीला अंसारी जो हमारी बहन है, जो बात करती हैं इस फोरम पर
कि कहीं किसी की हक तलफी तो नहीं हो रही है, जहाँ पर मैं गलत हूँ वहाँ मैं गलत हूँ, जहाँ पर दूसरा गलत है वहाँ पर दूसरा गलत है। आपको खुश आमदीद कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम और उम्र बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? गला खराब? गला काफ़ी हद तक खराब क्योंकि हरम में वायरस लग रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ बीमार तो हो जाता है बंदा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, वो जो है गरारे वगैरह करें उससे काफ़ी सूदिंग रहेगा। वो मैंने किया है वहाँ का। दरअसल आपको जब बुखार या कोई वायरस लगता है ना तो वो थोड़ा टाइम लेता है, एटलीस्ट 2 वीक्स तो लेता है रिकवर होने में। ठीक है। और दूसरा ये है कि हरम शरीफ में फिर आप वाकई में मांग रहे होते हैं, आप अपने काबू से बाहर होते हैं, फिर आप वो कहते हैं ना कि बहुत धीमी आवाज़ वाला भी वहाँ जाकर अपनी माफ़ी और तौबा जो है वो ऊंची और बुलंद आवाज़ में करता है। और बिल्कुल जब आप मताफ में होते हैं और काबा को देखते हैं और एहराम में नहीं होते हैं तो फिर उसके बाद तो कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे और अल्लाह तबारक व तआला जम के जाना नसीब करे और अल्लाह जो नहीं गए समय हमारे अब जिनको शौक है अल्लाह ताला उनको भी लेकर जाए, आमीन। क्या कहेंगी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लिए? आजकल आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है वो ईरान, अमेरिका और इजराइल की वॉर चल रही है, उसमें पाकिस्तान का अहम रोल जो सामने आया है वो उसके एटॉमिक एनर्जी होने की वजह से पाकिस्तान को मजबूती थी। उस वक़्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा हम घास खा लेंगे पर हम एटम बम बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने वो जो उस वक्त के विजन, एक सोच, आप ये देखेंगे कितने साल गुजर गए इस बात को। आप उस ऑलमोस्ट तकरीबन 70-75 ईयर्स हो चुके। उस वक्त उन्होंने आज से 75 साल पहले जो चीज़ सोची वो इस वक्त पाकिस्तान को जो है वो मुस्तहकम कर रही है। अगर हम उस वक्त घास नहीं खाते तो आज हम एटम बम खा रहे होते। तो अब पाकिस्तान की वजह से आप ये देखेंगे ना सिर्फ पाकिस्तान मजबूत है, मुस्लिम उम्मा और जो एशिया का ख़ित्ता है वो सब ख़ुद को पाकिस्तान की वजह से मजबूत महसूस करते हैं कि ये वो मुल्क है जो कलमे के नाम पे बना और ख़ास तौर पे इसराइल के ख़त्मे के लिए अल्लाह ताला ने जो है इस मुल्क को बनाया और एटॉमिक एनर्जी होने का जो है वो पाकिस्तान को एजाज़ हासिल है और उसका फ़ायदा तमाम मुस्लिम उम्मा को है और इस खत्ते को है। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ मैं आपका एक बात कहूँगा कि जहाँ पर इंडिया मीडिया बड़ा प्रोपेगेंडा करता है वहाँ पर एक बड़ा अच्छा प्रोपेगेंडा, मुझे वीडियो नहीं मिल रही, मैंने अपने पेज पर शेयर करनी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास दिखाने के लिए 3000 किलोमीटर की रेंज तक के मिसाइल मौजूद हैं, लेकिन ये गलत है। पाकिस्तान के पास इससे भी ज्यादा रेंज वाले मिसाइल मौजूद है जिस पर से अभी तक पाकिस्तान ने पर्दा नहीं उठाया और तो ऐसा नहीं किया और उस ट्रीटी पे भी पाकिस्तान ने साइन नहीं किया कि हम जो है वो पूछ के एटमी जो है वो धमाके करेंगे या हमें अपनी रेंज बढ़ानी है। तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो अपनी मर्जी से किसी भी वक्त जो है वो इसको यूज़ कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। और साथ साथ मैं एक चीज़ जो मैंने पढ़ी थी कि जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की वॉर चल रही है इसके अंदर जब वापसी पर एक बॉर्डर पर कुछ 4 लोगों को, अफगानियों को देखा गया और मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान के लिए कहूँगा कि ये शेर दिल जवान है कि उन्होंने देखा कि वहाँ से भूखे लोग जा रहे थे, उन्होंने रोककर खाना दिया उनको, जो अपने लिए खाना आया था वो उनको दे दिया। तो ये है हमारी पाकिस्तान की फौज। और बस ये हम अफगानिस्तान बहन भाइयों को भी ये कहते हैं जो वहाँ के लोग हैं कि उन हाथों पे मत चढ़ें जो आपको रुस्वा कर रहे हैं। हमने हमेशा आपका साथ दिया और हमने आपके ही लोगों को पनाह दी ना पाकिस्तान में। अफगानी बाशिंदे जो भी, उनको हमने बहन भाई बोला कि हमारे लोग हैं, हमने एक जैसा सलूक किया, हमने आपको शनाख्ती कार्ड दिया। उसके बाद भी ऐसा ना करें क्योंकि साजिश जो है वो दूसरे कुव्वतों की वो यही कि मुसलमान आपस में लड़ें। हम अब जिस तरीके से पेट्रोल एकदम हवा बढ़ा दिया तो दूध की प्राइजेस, किरायों में इजाफा, देखिए बिल्कुल पर ये एक देखें जब वॉर की सिचुएशन होती है ना तो ये एक स्ट्रैटेजी है हर मुल्क के लिए। अगर आप इंडिया को इस वक्त देख लें वहाँ कितना जो है वो आवाम परेशान है। गैस का बहरान है लेकिन 100 रुपये पेट्रोल है ना, पेट्रोल है पर उसके बावजूद उनकी आवाम इतनी परेशान क्यों है? पेट्रोल के लिए जो है वो लोग लड़ रहे हैं। देखिए इस वक्त बिल्कुल बढ़ी है प्राइस, बिल्कुल 101% आवाम उससे सफ़र कर रही है। पर मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो ये है एक स्ट्रैटेजी है और इसको मेरा ख्याल है कि जैसे ही इनको फ्यूल जो है वो मिल जाए तो बिल्कुल जो है वो आवाम को रिलीफ देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब जैसे आप अभी हरम शरीफ से ही गला ख़राब है तो कोई तो कहते हैं ना कि छोटी सी टिप होती है कि वहाँ पे मास्क यूज़ किया जाए।
ठीक है। उसकी वजह होती है कि वहाँ से पूरी दुनिया से मुसलमान या लोग आए हुए होते हैं, तो उसकी वजह से वो वायरस होते हैं जो हमारी बॉडी से एक्सपोज नहीं हुई होती है। तो ये नॉर्मल है, वहाँ पे जाके लाजम वो प्रिकॉशंस में बताते हैं सब कुछ कि थोड़ा डिस्टेंसिंग रखें, और ये होना ही होता है। वैसे एक बात है, मक्के में जाके किसको होश रहती है, ये तो हाँ, बात बस है। वो बस ये दो चीजें अगर आप कर लें, एक तो ये होता है कि बड़ी अम्मी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो कहते हैं जिन्हों बुखार आंदा है ना तो बाद उम्र तो उदा कबूल हो जाता है। तो बड़े लोगों की ये बातें थी बड़े। और दूसरा ये है कि आप जब जाएं तो आपकी नॉस्ट्रल्स के अंदर और कान के अंदर सरसों या जैतून का तेल लगा कर जाएं, आपको कोई भी मसला नहीं होगा। जी आलम भाई, आपकी तरफ आते भाई, आपको मुबारकबाद देनी है। मैं थोड़ा सा भुलक्कड़ हो गया कि आपको एक और ओहदा मिला है जिसकी जिम्मेदारियां आपने संभाली, वो ओहदा क्या है, जरा मुझे बताइएगा। वो भी सरप्राइज है, मतलब नहीं बताएंगे, लेकिन हमने मुबारकबाद दे दी आपको। देखें, हमने कबूल कर ली, जज़ाकल्लाह। और हम आपको जो है उसका एक तकरीब करीब मुनक्कद हो रही है इंशाल्लाह। दोस्त जो है वो मेरे एजाज में मुनक्कद करने जा रहे हैं, ठीक है, इंशाल्लाह आपको इनवाइट करेंगे। अच्छा, आप अगर तो बड़ी तकरीब है तो नहीं, लेकिन अगर इतनी है कि वो यहाँ अकोमोडेट हो सकती है नहीं, तो हम यहाँ नहीं हो आपको सकती, यही वहाँ कहेंगे कि जरूर है, या आप कवरेज के लिए आ जाएंगे, कोई मसला वो नहीं। 400 से 500 अफराद पर मुश्तमिल होगी। ओके ओके ओके, अल्लाह ताला आपको जो है वो इसी तरीके से जो है वो तरक्की दे। क्या आप समझते हैं कि बोर्ड का रिजल्ट सिस्टम के काबिल एतमाद आएगा इस दफ़ा, जो भी तमाम स्ट्रेटजीज हो रही हैं? देखें, इस वक्त जो है इस दफ़ा जो है पहली दफ़ा आपके 9th के तमाम जो है पेपर जो है वो ई मार्किंग पे चले गए हैं, ठीक है, ई मार्किंग होगी। और दूसरा जो है इस वक्त जो है जो कॉपी का हमारा जो सिस्टम है वो अच्छा किया गया, और वाटर मार्किंग जो है वो लाया गया है क्वेश्चन पेपर के ऊपर। जो हमारी जो एक चीज़ें होती हैं ना कि आउट हो जाती हैं, पेपर आउट हो जाता है, ववेला होता है, हर साल आप देखते हैं कि हम उसी रीत पे चलते आ रहे हैं। मुझे तो कभी भी नहीं मिला वैसे, आउट होने के बाद भी। जी, मुझे तो कभी भी नहीं मिला जब भी आउट हुआ। नहीं हो जाता है। इस दफ़ा जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं आ रही हैं, और इस वक्त जो है अब एक सवाल यहाँ पर होता है, हमने देखा है यहाँ आपके स्टूडियो में भी बड़े बड़े फ़िलासफ़र मैं देख रहा था, आपके तमाम प्रोग्राम देख रहा था, तो टाइम मेरे पास नहीं था आने का, तो बड़ी बातें, यानी हम सारा वबाल डाल देते हैं कि कॉपी कराने का जिम्मेदार जो है वो सिर्फ बोर्ड है। ऐसा ही है ना, उसमें स्कूल वाला है ना, उसमें जो है पेरेंट्स हैं ना, उसमें जो है सिविल सोसाइटी है। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, देखें, बोर्ड आपको बर वक्त पेपर आपके सेंटर पे पहुँचा देता है और वो सील पैकेट होता है। बोर्ड की जो है जिम्मेदारी खत्म हो गई, उसमें भी बोर्ड का नकल का वो नहीं रहता। हाँ, बोर्ड के अंदर से बिफोर प्रिंटिंग जब हो रही होती है ये चीज़ें, पेपर लीक हो जाए, बोर्ड नकल का जो है वो जिम्मेदार है, ठीक है। सेंटर सुप्रीडेंट के हाथ तक आने तक पेपर लीक हो जाए, बोर्ड जिम्मेदार है। जब सेंटर के अंदर पेपर पहुंच गया, ठीक है, और वो बच्चों के हाथों तक पहुंच गया, फिर उसके दरमियान जो आजकल तो आसान हो गया, सारा सिस्टम आसान हो गया ना, वो फोटो स्टेट वाला भी सिस्टम गया, अभी तो सारा आ गया व्हाट्सएप के ऊपर, ये आ गई सारी चीज़ें। अब व्हाट्सएप पे भी आप छोड़ें, अभी ये जो AI आया है, बच्चे खुद ही उसकी मदद से सारे पेपर जो है हल निकाल लेते हैं और कर लेते हैं। लेकिन चीज़ ये है कि एज ए सेंटर सुप्रीडेंट, एज ए असिस्टेंट सेंटर सुप्रीडेंट, एज ए विजिलेंस ऑफिसर और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे होने की हैसियत से, और क्लास में जो इन्विजिलेटर था या उस इलाके का जो अवामी नुमाइंदा है, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। सबसे पहले वालदैन ने पूरी की। अगर बच्चे को नकल से सेंटर के अंदर रोक दिया जाता है ना, तो वालदैन भी लड़ने के लिए आ जाते हैं, मोहल्ले वाले भी आ जाते हैं, बच्चे के दोस्त भी आ जाते हैं, ठीक है। और जो उन सेंटर्स के ऊपर एज ए अमन कायम करने के लिए इदारे लगा दिए जाते हैं, वो अलहदा आ जाते हैं, उनको भी फोन आ जाते हैं ना ऊपर से कि आप जाएं, मेरा बच्चा बच्ची फलां सेंटर पे बैठा हुआ है, जाएं जरा उन सेंटर सुप्रीडेंट को दबा के आए, बिल्कुल, ठीक है। वहाँ के नुमाइंदी जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, उनका अलहदा जो है प्रेशर आता है, सही है। तो वो सारे अब वहाँ पर जो है, अब चाहिए ये कि जब तक हम सब लोग जिनको मैंने गिनवाया है, सब लोग एक पेज पर नहीं आएंगे और ये कहेंगे कि ये जो है माशरे के अंदर से ये नासूर ख़त्म होना चाहिए, कोई एक बंदे की ये बस की बात नहीं है, ठीक है, कि कोई कह दे कि सिर्फ ये बोर्ड ही इसका जिम्मेदार होता है। तो मैं कहता हूँ बोर्ड इसका जिम्मेदार नहीं है। बोर्ड ने जब अपना जिम्मेदारी पूरी कर दी, उससे आगे जितने लोग उसके अंदर से गुजरते हैं वो उसके जिम्मेदार हैं। हाँ, अब आई बोर्ड के अंदर दोबारा कॉपी आई, तो अब कॉपी जो है आपकी तमाम जो है रेडेबल मशीन्स जो हैं वो इसको चेक करेंगी, ई मार्किंग पे चली गई है, ठीक है। तो वो इस तरीके से जो है अच्छा मैंने आपने जो है वक्फे पे चले गए, मेरा आपने जवाब जो है अधूरा छोड़ दिया था कि इस दफ़ा जो आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे
वो आप देखिएगा कि वो क्वेश्चन पेपर पिछले जो 50 साल से हमारा बोर्ड ला रहा था उनके अंदर से कितना उसका डिफरेंस होगा और कितने अच्छे पेपर होंगे। यानी हम क्वेश्चन पेपर ही ऐसा बना देना कि बच्चा कॉपी की तरफ जाए ही ना, उसको ठीक है। जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। जैसे बाहर ममालिक में होता है कि उसी आप क्वेश्चन देखें को सॉल्व 9th करें। क्लास के या मैट्रिक क्लास के बच्चे से जो है बीएससी का जो है वो सवाल पूछ लें, उसके दर्जे का, उसकी कैपेसिटी के बारे में उसको पूछें और Exactly, जितना exactly. इजी जबान में और जितना इजी आप क्वेश्चन करेंगे बच्चा उसको समझ के जवाब देना। हमारा तो ये होता है 10-20 दफा क्वेश्चन पेपर बच्चा पढ़ता था तो उसको फिर समझ आती थी इनमें से कौन सा सवाल मेरे को याद है, कौन सा आसान है, कौन से पहले मैं जवाब देना शुरू करूं। ऐसा ही है। ठीक है। लेकिन अब जो है आपके क्वेश्चन 40 इस दफा जो है 40% उसमें तब्दीली लाई गई है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इस उम्मीद रखते हैं कि ये थ्रू प्रॉपर चैनल तमाम जो है ऐसा हो जाएगा। अब माशाल्लाह। 50 साल का जो गंद है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची का, उसको 1 साल के अंदर उसको बिल्कुल सेट नहीं किया जाता, लेकिन हम ये कहते हैं जो 50 साल का था ना, तो तकरीबन ये जो अभी मैनेजमेंट आज आपका एक नया जो है कंट्रोलर अभी 4 संभाल रहा है आज, ठीक है। अभी संभाल लिया होगा, 10 बजे संभालना था तो उनको मुबारकबाद तो है ये, लेकिन वो अब ऐसी हॉट सीट पे इस वक्त आके बैठे हैं ना, तो मुबारकबाद से बातें ऊपर है उनके लिए, ऐसे ही है। क्योंकि 7 तारीख से पेपर है। आज वो आके बैठेंगे, जब वो सारा 4 लाख बच्चों का सिस्टम देखेंगे तो उन्हें मुबारक नहीं, उन्हें कोई और चीज याद आ रही सलामती होगी। की दुआएं अल्लाह ताला जी, आपको ऐसे सेहत ही दे। है। आमीन। तो इंशाल्लाह हम अच्छी उम्मीद करते हैं कि बच्चों के साथ इंसाफ होगा और बच्चे जो है अब उस चीज़ों से दूर हैं। अच्छा, इस दफ़ा हम आपको ये भी देंगे वो हजरात जो आराम से स्कूलों में बैठ के या इस तरीके से या उनके दोस्त अहबाब व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना चीज़ें भेजते हैं, वो बड़े वो रहे हैं। इस वक्त जो है बोर्ड ऑफिस ने नहायत ही सख्त स्टेप उठाए हैं। यानी इस तारीख में अगर FIA को लेटर लिखा गया है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की तारीख में, तो पहली दफा हमारे चेयरमैन साहब ने लिखा है कि अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई चीज आती है आप उसके ऊपर केस जो है वो दायर करें और सबको उठाएं। जबरदस्ती। तो और बच्चे जो है उनको कोशिश करनी चाहिए, वो बच्चे जो इस वक्त किताबों को नहीं पढ़ रहे, ये कोशिश नहीं कर रहे, दूसरे ख्याल में बैठे हैं, तो वो अभी 3-4 दिन पढ़े हैं, पूरी तैयारी करें। बिल्कुल ऐसे ही। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आप कैसे आपको समझ आएगी कि आपने क्या पढ़ना था। और बाकी में जदीद जो निसाब है उसको भी इंट्रोड्यूस करना। डॉक्टर तारिक दोबारा आपकी तरफ आएंगे। जैसे कि मौसम अब मिला जुला है कि वैसे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस चीज़ को देखकर भी कि गूगल पिट गया जब इससे पहली बारिश हुई और मैं और रमीज़ भाई बाहर ही थे और गूगल पे था एवरीथिंग इज क्लियर, कहीं पर 5% बारिश होगी तो होगी, और फिर जब बारिश हुई तो गूगल भी भाग भाग के 90% बारिश पे आ गया। तो ये चीज़ें कि अल्लाह तबारक व तआला को तो अल्लाह ही जाने। तो मुझे बताएं कि जो मिला जुला रुझान है इसमें गले ख़राब होना, पेट चलना, एलर्जी हो जाना, तो इससे इन तमाम सिम्टम्स पे कैसे प्रिकॉशन में क्या किया जाए? सबसे पहले तो हमारे पास जो एक्जिमा या खारिश वगैरह की बीमारियां होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा से तेज़ी आ जाती है। दूसरी चीज़ इस मौसम में जो बारिश के बाद का मौसम है पोस्ट ट्रेनिंग, उसमें फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस दोनों चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तीसरी चीज़ गला ख़राब होना, क्योंकि वेदर जो है कुछ कोल्डनेस की तरफ जा रहा है। तो ये चारों चीज़ों से बचने के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। हाथ धोएं और गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना जाएं, इधर उधर टच करना चीज़ों को, उससे बचें और अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। सफाई तो खैर मेन चीज़ है, लेकिन हाथ धोना बहुत ज़रूरी। बच्चों को बताएं खास तौर पे, नहीं तो वही बच्चे आजकल एक चीज़ और चिकन पॉक्स बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा चल रही। और बाकी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप सोर थ्रोट से बचने के लिए आप जो ओपन बाहर खुली चीज़ें मिलती हैं उनकी तरफ मत जाएँ। साफ़ सुथरा खाना, घर का खाना खाएं और हाथ धो के खाएं, बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। गेस्टों में फिर हमारे बाहर के खाने आ जाते हैं कि हम होटलिंग बहुत ज़्यादा करें, रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा खाना खाने जाते हैं, वहाँ पे हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, उसका रिस्पॉन्स में पेट ख़राब हो जाता है। और शादी का सीज़न है, सबसे पहली बात बहुत ज़्यादा खाते हैं, कहते हैं कि आज मिला कल तो मिलना ही नहीं है, तो उसमें ज़रा पेट ख़राब हो जाता है इस चीज़ की वजह से। जो छोटे से आपसे ये कि हमारी पोलियो मुहिम भी शुरू होने वाली है इसी वीक में, तो उसको इन लोगों से थोड़ी सी गुजारिश है कि प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो का, क्योंकि बच्चा आपका ही माजरत के साथ आपका ही बच्चा नुकसान में रहेगा, क्योंकि पोलियो के साथ वो ज़िंदगी के अमूर वैसे अंजाम नहीं दे सकता। और पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, सिंध गवर्नमेंट ने जो कि इसका इनकाद किया है, हम ये जहाँ तनकीद करते हैं वहाँ पे अच्छी बातों को प्रवोक भी करना चाहिए कि आप जो मुहिम है कब से कब तक चल रही है? मैं कल नेक्स्ट वीक में शुरू, नेक्स्ट वीक से शुरू होगी। मैं आपको डेट भी बता दूंगा कब से स्टार्ट हो रही है। अपने बच्चों को ज़रूर पोलियो के कतरे पिलाएं, क्योंकि पोलियो वो बीमारी है जो दीमक की तरह आपके बच्चे की ज़िंदगी को खा जाता है। वो दुनिया से नहीं जाता, लेकिन दुनिया की दौड़ में बहुत पीछे हो जाता है। अनिल जी आपकी तरफ आते हैं, फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे। मुझे ये बताइएगा कि अब जो कल का सिलसिला है वो कराची में है या मतलब शहर में, आबाई शहर में? नहीं, कराची में डिविजनल लेवल पे जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि
भुट्टो साहब की बरसी जो है हर कोई अपने डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीज़न के ऊपर जो है वो मनाए। एक तो वॉर की कंडीशंस भी, फिर मुल्क की हालात भी, तो उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी दिन पहले ही अनाउंस कर दिया था कि डिस्ट्रिक्ट एंड डिविजनल लेवल पे होगा। बिल्कुल ऐसे ही, और साथ साथ के दुआ ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल। उसमें आप चाहे घर से बैठकर करें या उनके जो आबाई गांव हैं वहाँ जाकर करें, सिर्फ दुआ ये करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दोबारा भी ऐसा ही लीडर अता करे। इसी के साथ एक वफ़ा देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ डॉक्टर तारिक, थैंक यू वेरी मच फॉर अपडेटिंग मी कि आपने कहा कि 13 अप्रैल से पोलियो की जो मुहिम है उसका इनेकाद किया जा रहा है और 1 हफ्ते तक जो है वो पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। अच्छा, आपके घर पे अगर टीम नहीं आती है तो आपके एरिया में भी मरकज़ होता है जहाँ पर बहबूद मरकज़ है या कोई भी ऐसा मरकज़ है जो गवर्नमेंट बेस है, आपकी इवन जो काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है, आपका जो यूसी का दफ्तर है, वहाँ पर भी लोगों को बैठा। अच्छा, ये पहले मुझे एक बंदे ने डिनाई कर दिया पापा के नहीं ऐसा नहीं होता, तो फिर मैंने खुद जाके एग्जामिन किया तो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, बड़े प्यार से वो निशान लगाते हैं, एक बंदा आपके बच्चों को कतरे पिला रहा है, और उसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि वो आपको बोलेंगे पहले 50 डंट्स मारो फिर 200 दफा डंबल उठाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाएं, आपके बच्चों के लिए है। कितनी चीजें जो हैं वो, अब खैर उसके भी लोगों ने कभी भी पॉजिटिव तो साइन दिखाए नहीं, कोरोना वैक्सीन के लिए भी लोग कह रहे हैं, लेकिन जिनकी आई थी वो चले गए, जो नहीं है तो हम भी आपके सामने मौजूद, हम भी उसी कोरोना दौर से आए, तो बस इन चीज़ों को देखकर आगे बढ़ना है। अजी डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि अब एलर्जी की बात कर ली हमने, तमाम चीज़ें कर ली, लेकिन ये कहते हैं कि हार्ट अटैक भी एक चुप बीमारी है। अच्छा, इसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स जो है वो आपको पहले से इंडिकेट आपकी बॉडी कर रही होती है कि यू आर गोइंग टूवर्ड्स टू हार्ट अटैक, तो वो क्या सिम्टम्स है? हाँ, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, कुछ ना कुछ एबनॉर्मल, अनयूजुअल आपकी बॉडी के साथ हो रहा होता है आपके साथ, तो आपको उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र रखनी चाहिए। ख़ासतौर पे अभी पिछले 4 से 5 साल के अंदर यंगर एज में हार्ट अटैक होने की शरह बहुत बढ़ गई है। अभी पिछले हफ्ते हमारी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें ये चीज़ डिस्कस हुई कि यंगर एज में हार्ट अटैक नहीं होते थे, अब इवन 12 साल के बच्चों में भी इसके रेशो आना शुरू हुआ है। उसकी बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ मैटर करती हैं। हमारा लाइफस्टाइल पिछले 15 से 20 साल में बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है, हमारी ईटिंग हैबिट्स बहुत तेज़ी से चेंज हुई हैं। अब अलामात की तरफ अगर हम आ जाएं कि हमें क्या करना चाहिए, देखें, हमें सबसे पहले अपने वेट पर नज़र रखनी चाहिए। ठीक है। अगर आपका वेट अननेसेसरी बढ़ रहा है और इतना बढ़ रहा है कि आपको अपने कामकाज में दुश्वारी हो रही है, दैट इज़ अलार्मिंग साइन। अगर आप अपनी डेली एक्टिविटी के अंदर आपका वेट आपको नज़र आ रहा है कि मुझे नहीं करने दे रहा वेट, तो आप समझ जाएं कि आपके हार्ट की तरफ उसकी प्रोग्रेस होना शुरू हो चुकी है। जो भी हमारी बॉडी होती है, ज़ाहिर है पूरी बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर जो फैट्स होते हैं, उस फैट्स का सबसे बड़ा नुकसान हमारी आर्टरीज और हार्ट को होता है। अगर हमारी बॉडी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है उसके असरात हमारी आर्टरीज और हार्ट के ऊपर भी जा रहे हैं, उनके मसल के ऊपर भी असरात जा रहे हैं, क्योंकि पूरी बॉडी का वेट जब आपका बढ़ता है तो कहीं ना कहीं फैट डिपोजिशन हो रही है। वो फैट डिपोजिशन का एक यूँ समझें कि एक ज़रिया वहाँ पे भी हो रहा होता है, वो हम उसको फील नहीं कर रहे होते, लेकिन उसमें सबसे पहले नमनेस होना शुरू हो जाती है अपनी बॉडी में, हाथ पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, चक्कर आना शुरू होते हैं और बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब आपका बॉडी फैट नज़र जो आपको आ रहा है विजिबल है, लेकिन आप हार्ट को नहीं देख सकते, अपनी आर्टरीज के अंदर नहीं देख सकते, वहाँ भी ये प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है। उसी की वजह से उनकी जो शरियानें आपकी खून की, उनके अंदर तंगी पैदा होती है। वही शरियानें हार्ट के अंदर भी होती हैं, वो उनके अंदर भी इसी तरह से हो रहा था, वो पूरा इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे जाता है, तो हार्ट अटैक की शरह इस वजह से बढ़ती चली जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और मुझे ये पूछनी है, क्योंकि अभी एक 7 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी बाद में इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं कि इसकी डेथ कैसे हुई है, उसमें पता चला कि उसको हार्ट अटैक हुआ था। तो डॉक्टर तो नहीं ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन कुछ लिखने वालों ने ये लिखा, मैं सोशल मीडिया पे पढ़ा कि जब बच्चे को जाते हैं तो वो बच्चा मुसलसल कह रहा था कि मेरे लेफ्ट हैंड में पेन है, तो डॉक्टर का मस्कुलर पेन है, उसको जब एक पेन किलर लगाया गया तो कार्डियक अरेस्ट हो गया उसका, तो वो दुनिया से कुछ कर गया। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अब जो अनयूजुअल हो रहा है हमारे यहाँ, नहीं, मैं एक और चीज पूछना चाह रहा हूँ ना कि क्या अगर बच्चा कोई कह रहा है मेरे उल्टे हाथ में दर्द है, मेरे जबड़े में दर्द है, तो उसका ईसीजी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सवाल, आपकी सवाल बहुत अच्छा है, मगर अब बात ये आती है कि मेडिकल में भी एक चीज़ होती है हिस्ट्री और ट्रेनिंग। जो डॉक्टर उनकी ट्रेनिंग हुई भी है वो उस चीज़ को ले सकते हैं लाइटली, मगर अगर एक आप फर्ज करें 7 साल का बच्चा है तो डॉक्टर के ध्यान में भी पहले हार्ट अटैक नहीं आएगा। ठीक है, उसके अंदर हम प्रायोरिटीज देखते हैं, अगर इसके हाथ में पेन हो रहा है, मे भी पॉसिबल गिर गया हो, चोट लगी हो, या कोई इसके कोई मसल क्रैम्प्स आ गए हो, तो हार्ट की तरफ लास्ट रखा जाता है। लेकिन अब जैसे आपने एग्जांपल दे दिया, तो डॉक्टर्स विल बी थिंकिंग अबाउट, वो जरूर सोचेंगे यार हम पहले इसके ईसीजी करा। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो जो उनके वालिदा ने कहा, नहीं है, वालिदा ने कहा कि मेरा ये था, रोते हुए उन्होंने बताया कि मेरा ये था कि बच्चा शायद तकिए पे उल्टा सो गया तो उसके उल्टे हाथ में दर्द हो रहा है। डॉक्टर भी यही सोचेगा, उसकी वजह है कि ये रेशो नहीं है, हमारे परसेंटेज 1 या 2% होगी। अब उसकी तरफ पहले जाना, और आप 30% 40% को खेलते हुए चोट लगी, वो सबसे पहले प्रायोरिटी आती है। तो दैट वाज द डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम।
अच्छा, अगर किसी को स्किन एलर्जी हो रही है टूवर्ड्स कोई वो मेडिसिन खा रहा है, तो उसका जैसे फर्ज करें ए मेडिसिन है, ठीक है, वो किसी कंपनी की है, तो वो बी मेडिसिन किसी और कंपनी की खा रहा है, सॉल्ट वही है लेकिन कुछ चीजें डिफरेंट है, तो वो किस तरीके से जस्टिफाई करती है? इफेक्ट करती है। देखें, क्वालिटी मैटर्स। ठीक है, अब हम भी मेडिकल में ये कहते हैं कि यार, अब जब आप सेहत के ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हैं कि थर्ड क्वालिटी मेडिसिन ले रहे हैं, दैट इज़ वेरी बैड। आप बेहतरीन मेडिसिन लें। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अच्छी पेटेंट मेडिसिन मौजूद है, मल्टीनेशनल कंपनी की मेडिसिन मौजूद है। मतलब आप हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हर सिस्टम में जैसे बेरारवी और गलत तरीके हो रहे हैं, उसी तरीके से मेडिकल की फील्ड में भी सब कुछ आ रहा है कि यहाँ भी आपको 2 नंबर मेडिसिन मिल जाती है। उसको सिर्फ डॉक्टर डिफ्रेंशिएट करता है, वो प्रिस्क्राइब करता है, और वो प्रिस्क्राइब करने में ये बात होती है कि आप क्वालिटी करते हैं। कई डॉक्टर कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हम लोगों में से ऐसे लोग नहीं, वो भी कर जाते हैं। तो वहाँ फिर डिजीज़, जाहिर सी बात है, उसको तो मेडिसिन चाहिए। आप उसको गलत मेडिसिन देंगे, टाइम ड्यूरेशन और ट्रीटमेंट में फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक, आपने ज्वाइन किया। कि हम आपा के बाद फिर हमारे मौलाना साहब की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारे बहुत प्यारे से हमें नात सुनाते हैं, कलाम सुनाते हैं। उसके बाद डॉक्टर जी, अनिल अब्बा जी, मुझे ये बताइएगा कि जब लोग चीज़ों को डिनाई कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या आप फील करते हैं कि जब लोग कहते हैं कि नहीं ये तो मेडिसिन गलत है, अब पोलियो मुहिम में बात करें, तो क्या मैसेज होगा आपका? देखिए, पोलियो के लिए जो है, जो मैंने अपना एक एक्सपीरियंस किया है या लोगों को देखा है, बड़ा आवाम फ्रेंडली एटीट्यूड होता है। जो पोलियो के डोर टू डोर जो है वो कैंपेन होती है, लोग आते हैं और बाकायदा वो बड़े रिस्पेक्टफुली जो है वो कहते हैं कि आपके घर में बच्चे हैं और अगर हैं तो उनको जो है वो हम पोलियो के ड्रॉप फैलाना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई हार्श एटीट्यूड या मसाइल है, बल्कि कुछ लोगों का एक माइंडसेट होता है कि हमें पोलियो के ड्रॉप्स अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं, कि इसमें कोई फॉरेन एजेंडा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पोलियो के ड्रॉप्स जो हैं वो आपके बच्चों की सेहत और वेलफेयर के लिए है। और जो डोर टू डोर कैंपेन लड़कियां करती हैं, यंग लड़कियां हैं, बच्चे हैं, वो लोग करते हैं और बड़े वो प्रोफेशनल तरीके से कर रहे होते हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं किया कि जहाँ पे शिकायत आई हो जो पोलियो की टीम्स हैं तो लोग बदतमीजी करते हैं, पोलियो की टीम नहीं करते, कर रहे होते हैं, लोग उनको घर से भगा रहे होते हैं, हार्श एटीट्यूड रखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं और पोलियो के ब्रैकेट के अंदर आते हैं तो ज़रूर अपने बच्चों को जो है वो पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएं। बिल्कुल जी, और आपकी सेहत के लिए है। इसी के साथ कारी उबैदुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। कैसे आपसे हम जो है वो ब्रेक के बाद वापस आकर जो है स्टार्टिंग जो नेक्स्ट आ रहा है आपसे करेंगे। डॉक्टर तारिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक देखते रहिए मुस्कुराते सुबह से शाह नज़र।